बड़े सपनों की शुरुआत हमेशा छोटे शहरों से ही होती है और जिनके मन में दृढ़ संकल्प होता है उनके लिए चाहे रास्ते में जितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, वे अपनी मंजिल को पाकर ही रहते हैं। यह बात सच कर दिखाई है हमारे बेस्ट स्टूडेंट अरमनप्रीत ने। वेलकम अरमन टू आवर चैनल। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हमारे सत्र के होनार स्टूडेंट में से एक अरमनप्रीत से, जिसने अपनी 12th में एक बेहतरीन परसेंटेज प्राप्त करने के साथ ही साथ जेई मेंस एग्जाम को बहुत अच्छे परसेंटाइल से क्वालिफाई किया। अरमनप्रीत इस समय कंप्यूटर साइंस ब्रांच में एनआईटी जालंधर से अपने बीटेक कोर्स को पढ़ रही हैं। आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अरमन, और आपने अपने परिवार के सपने और गुरुजनों के सपनों को रोशन कर दिया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। अरमनप्रीत की कहानी सुनने वाली है और रोचक भी है, क्योंकि अरमनप्रीत ने हिंदी मीडियम से पढ़ने के बावजूद ये बात सत्य कर दिखाई कि इंग्लिश या हिंदी मीडियम मैटर नहीं करता। अगर आपके मन में दृढ़ संकल्प है, अगर आप किसी चीज को वाकई पाना चाहते हैं, तो कुछ भी हो जाए आप उसको पा करके ही रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना शो। तो अरमनप्रीत, आज के शो में मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहूंगा। आपके प्रिपरेशन के दौरान आपने किस तरीके से तैयारी करी, इन चीज़ों से संबंधित मैं चाहूंगा कि आप बातें हमारे साथ शेयर करें और हमारे दर्शकों को भी इसके बारे में बताएं कि आपने अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से किया। सबसे पहले मैं अरमन आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको जब पता चला कि आपका एनआईटी जालंधर में एडमिशन हो गया है, तो आपका कैसा रिएक्शन था? बहुत अच्छा लगा जब मेरा रिजल्ट आया, जब मुझे पता लगा कि मेरा एडमिशन टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया है और मेरा जो सपना मैंने इतने टाइम से देखा था वो सच हो गया है। बहुत अच्छा लगा सुनकर के अरमन कि जो सपना आप लंबे समय से देख रहे थे वो आपने पूरा कर दिखाया है। अरमन, अब मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बताओ कि जो सुनते हैं कि कॉलेज लाइफ जो होती है इंजीनियरिंग की, वो बहुत फनी मज़ेदार होती है और मेमोरेबल होती है। मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स को भी बताओ कि आपकी कॉलेज लाइफ इस समय एनआईटी जालंधर में कैसी चल रही है? हाँ, बहुत अच्छा लगा सर। जैसे हम स्टार्टिंग में गए तो हम किसी को नहीं जानते थे, तो धीरे धीरे जैसे सभी को जाना और वहाँ पे फंक्शंस भी होते थे। हमारी फ्रेशर्स पार्टी हुई, उसमें काफ़ी दोस्त बने। दूसरी क्लासेस थी, ब्रांचेस थी, उनको भी हमने जाना। बाद में मैंने एक क्लब ज्वाइन किया जिसमें फाइन आर्ट्स का था। उसमें ड्राइंग वगैरह बनवाते थे हमें और उसमें भी पार्टीज वगैरह होती थी, तो जिससे बहुत अच्छे दोस्त भी बने। और मेरी कॉलेज टाइमिंग जैसे क्लासेस वगैरह थी तो 8:30 से 5:30 तक होती थी। बीच में ब्रेक होते थे तो उसमें हम हमारी पिछली क्लासेस को कवर कर लेते थे जो हमें करवाया गया। जाते थे शाम को तो इतना टाइम नहीं मिल पाता था, तो ब्रेक को यूटिलाइज करना हमें ज़्यादा सही लगा। और शाम को जब जाते थे तो रूममेट्स भी होते थे, तो उनके साथ थोड़ी बातें कर लेते, मस्ती कर लेते थे और फंक्शन वगैरह अच्छे से एंजॉय किए हमने। Truly, Arman, college life is more about exploring, having new adventures and making new friends. अब आप मुझे ये बताओ कि इंजीनियरिंग बनने का सपना आपने कब से देखना शुरू किया, और ये भी बताओ कि आपको इसकी मोटिवेशन कहाँ से मिली? जैसे मैंने 7th क्लास में एमएम स्कूल में ज्वाइन किया था, तो टीचर्स हमें जेई नीट एग्जाम के बारे में बताते रहते थे, मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में बताते रहते थे। पहले से भी काफ़ी स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग कॉलेज में गए थे, तो वो यहाँ पे टाइम टू टाइम आते रहते थे और हमें मोटिवेट करते थे। तो उनको देख के मेरा भी मन किया कि मैं भी इंजीनियरिंग फील्ड में अपना करियर बनाऊं। अच्छा लगा सुन के अरमन कि आपको आपके करियर को चूज करने में एमएम मेमोरियल स्कूल ने मदद करी। आप हमें अब ये बताओ कि आपने अपनी प्रिपरेशन के लिए ग्लोबल स्टडी पॉइंट को ही क्यों चुना? जैसे मैं पहले एमएम स्कूल में पढ़ रही थी तो मेरे को पता चला कि एमएम स्कूल ने ही ग्लोबल स्टडी पॉइंट इंस्टीट्यूट के नाम से जेईई और नीट की प्रिपरेशन करवाना शुरू किया है। और मुझे ये भी पता चला कि यहाँ की फैकल्टीज पहले से एनआईटीएन और आईआईटीएन थे। तो मुझे ये जान के काफ़ी एक्साइटमेंट हुई कि मुझे अपने सपने को साकार करने के लिए अपने घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा। अरमन, मैंने सुना है कि आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते थे, यानी कि आपने अपनी स्टार्टिंग की जो स्टडीज हैं वो हिंदी मीडियम में करी हैं। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं
जो कि अक्सर प्रॉब्लम फेस करते हैं हिंदी से इंग्लिश मीडियम में जब वो स्विच करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होती है समझने में। मैं चाहता हूँ आप हमारे व्यूअर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपने अपने आप को किस तरीके से मैनेज किया जब आपने ये स्विच किया, और जब आपको प्रॉब्लम आई तो आपने कैसे उसको सॉल्व किया। सर जैसे मैं पहले हिंदी मीडियम में थी, तो जब मैंने एमएम में ज्वाइन किया तो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में स्विच किया, तो वहाँ पर मुझे स्टार्टिंग में काफ़ी डिफ़िकल्टी आई, पर टीचर्स ने मुझे टाइम टू टाइम गाइड किया, पर्सनली भी बुलाया तब भी गाइड किया। और ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में हम नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम लगता है पर टाइम के साथ हो जाता है। बहुत खूब कहा आपने अरमन कि अगर आप वाकई चाहो तो ये जो सारी समस्याएं हैं ये छोटी सी ही हैं कि हिंदी या इंग्लिश मीडियम की डिफ़िकल्टी, अगर आपके मन में दृढ़ संकल्प है तो आप ज़रूर हर चुनौतियों को लड़ सकते हो और अपने सपने को साकार भी कर सकते हो। अरमन, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने क्योंकि एमएम में भी पढ़ाई करी है और ग्लोबल में भी पढ़ाई करी है, तो जो स्कूल की पढ़ाई होती है और एक कॉम्पिटिटिव लेवल की पढ़ाई होती है जैसे कि जेईई या नीट की, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है आपके अकॉर्डिंग? सर जब मैं एमएम स्कूल में पढ़ती थी तो हमारे टाइम टू टाइम माइनर टेस्ट होते थे, और जब मैंने जेईई की प्रिपरेशन करना शुरू किया तो मैंने देखा कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी डेप्थ में आते हैं, तो हमारे कॉन्सेप्ट काफ़ी डेप्थ में क्लियर होने चाहिए। और इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं, और एमसीक्यू क्वेश्चन करने के लिए हमें क्लियर कट आंसर पता होना चाहिए, नहीं तो वो नेगेटिव में चला जाता है। और इस एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस प्रिपरेशन के दौरान मैंने टाइम मैनेजमेंट को भी सीखा। सही कहा अरमन आपने, यही डिफरेंस होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और नॉर्मल स्कूल की पढ़ाई में कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कोर कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना होता है। अब आप अरमन मुझे ये बताओ कि आपने अपने प्रिपरेशन के दौरान पर कोई और बुक से पढ़ाई करी थी या आपने कौन से स्टडी मटेरियल को यूज़ किया था? सर हमें ग्लोबल स्टडी पॉइंट की तरफ से मॉड्यूल्स और नोट्स दिए गए थे, तो मैंने उन्हीं से अपनी प्रिपरेशन की। जब आप अरमन क्वेश्चंस करते थे अपने मॉड्यूल से और नोट्स में जो भी आपको होमवर्क मिलता था, तो आपको जो डाउट्स आते थे वो आप कैसे सॉल्व करते थे? सर हमें जो होमवर्क मिलता था वैसे तो वो क्लास में डिस्कस हो जाता था, पर अगर फिर भी हमारा कोई डाउट रह जाता था तो क्लासेस के बाद हमारे डाउट सेशन लगते थे, तो वहाँ पे हम टीचर्स के साथ बैठ करके 1 to 1 अपने डाउट्स को क्लियर कर लेते थे। तो अरमन, आप अपने डाउट्स को डेली ही रिजॉल्व कर लेते थे अपने टीचर्स की मदद से। अब आप अरमन मुझे ये बताओ कि आपने अपने प्रिपरेशन के टाइम पर खुद पर कैसे काम किया, खुद को कैसे ग्रो किया? सर स्टार्टिंग में मेरा स्टडी टाइम इतना नहीं था, फिर बाद में मुझे टीचर्स ने समझाया कि इतने टाइम में नहीं हो पाएगा, फिर मैंने अपने स्टडी आवर्स को भी इंक्रीज किया और क्लास में भी अटेंशन देना शुरू किया, और बाकी जो सभी डाउट पूछते थे उन पर भी फोकस किया। तो आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान अरमन दूसरों के भी डाउट्स को अच्छे से सुना, ताकि क्या पता वो डाउट जो है वो आपको ना आ जाए एग्जाम के टाइम पर, राइट? अब आप मुझे अरमान ये बताओ कि आपका सेल्फ स्टडी का रूटीन कैसे रहता था जब आप यहाँ से घर जाते थे इंस्टीट्यूट से, तो आप कितने आवर्स अपने स्टडीज को देते थे? सर जब मैं इंस्टीट्यूट से घर जाती थी तो पहले थोड़ा टाइम रिलैक्स करती थी, फिर बाद में अपनी जब स्टडी करती तो 5 से 6 घंटे अपनी स्टडी को देती थी। आपका अरमन कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री था। अरमन, आप डेली क्या तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ते थे और कितना टाइम हर सब्जेक्ट को देते थे अपने प्रिपरेशन के टाइम पर? सर जैसे हमें ग्लोबल स्टडी पॉइंट में बताया जाता था कि जो हमें क्लास में करवाया गया है उसे जाकर रिवाइज करना है, तो पहले मैं जाकर वो सारा रिवाइज करती थी। और केमिस्ट्री मेरी स्ट्रॉन्ग थी तो उसे मैं कम टाइम देती थी, ज़्यादातर टाइम मेरा मैथ्स में चला जाता था, और फिजिक्स को मैं 1.5 घंटा रोज देती थी। प्रिपरेशन के दौरान अरमन, क्योंकि जेईई में दोनों साल का सिलेबस आता है, क्लास 11th और क्लास 12th का दोनों का, तो ये भी ज़रूरी हो जाता है कि जैसे जैसे हम आगे का कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं वैसे वैसे हम पुराना भी जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसको भी हम रिवाइज करते चलें। और इस दौरान अक्सर स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनको काफ़ी सारा रिवाइज करने में दिक्कत होती है या उनका बैकलॉग बहुत इकट्ठा हो जाता है। तो आपने अरमन अपने बैकलॉग्स को कैसे क्लियर किया? सर हमारे ग्लोबल स्टडी पॉइंट में टाइम टू टाइम माइनर्स होते थे जिनमें करंट सिलेबस भी आता था और पहले जो हमें करवाया गया वो भी आता था, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं आई, हमारा ज़्यादा बैकलॉग नहीं होता था। और हमें टीचर्स रिवाइज भी कराते थे, रिवीजन क्लासेस होती थी, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई।
और सर मैं व्यूअर्स से भी यही कहना चाहूँगी कि वो अपना रिवीजन पे फोकस रखें, टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहे, और अगर कोई टॉपिक उनका छूट भी जाता है तो वो अभी कवर कर लें, लास्ट के लिए ना छोड़े, लास्ट में इतना टाइम नहीं बच पाता। सही कहा आपने अरमन, टेस्ट देना ज़रूरी है और टेस्ट से काफ़ी कुछ आप रिवाइज कर लेते हैं। लेकिन अरमन आई बिलीव कि टेस्ट से भी ज़्यादा ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उनका एनालिसिस करें, तभी हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। मैं आपसे भी अरमन ये जानना चाहूँगा कि जो माइनर टेस्ट आपके यहाँ पर होते थे, तो आप उनका एनालिसिस कैसे करते थे? सर माइनर टेस्ट के बाद हमें आंसर की और सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाते थे, तो हम जब घर जाते थे तो अपनी मिस्टेक्स को सोल्यूशन से एनालाइज करते थे, और अगर फिर भी हमें कुछ समझ नहीं आता तो नेक्स्ट डे स्कूल में आकर अपने टीचर से डाउट ले लेते थे। और सर अगर मुझे कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता था तो मैं उसे मार्क कर लेती थी, और अगर मुझे कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती थी तो मैं उसे भी नोट कर लेती थी। ये ज़रूरी भी है अरमन कि हम अपने मिस्टेक्स को नोट करें, क्योंकि लास्ट में हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि हम अपनी गलतियों को दोबारा से काफ़ी सारे माइनर्स में देख पाएँ। अब मुझे आप अरमन ये बताओ, जो लास्ट का टाइम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रिपरेशन के लिए, और ऐसा कहते भी हैं कि जैसा भी आपने पहले पढ़ा है वो इतना बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं रखता, पर लास्ट के डेज में अगर आप कैसे पढ़ रहे हो इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है आपके प्रिपरेशन के टाइम पे। तो जेई मेंस से पहले जो आपके लास्ट के फ्यू मंथ्स थे, 1 या 2 मंथ्स थे, उस समय आपने अपनी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी क्या रखी? सर हमारा सिलेबस खत्म होने के बाद हमारे पास 2 से ढाई महीने का टाइम बच गया था, जिसमें इंस्टीट्यूट ने डायमंड टेस्ट सीरीज के नाम से एक टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें हमारे डेली टेस्ट होते थे, और उसमें सिलेबस को पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिससे हमारी रिवीजन हो गई थी। और सर लास्ट के डेज में मैं अपनी स्टडी को लेकर और ज़्यादा फोकस्ड हो गई थी, और अपने स्टडी आवर्स को भी इंक्रीज कर दिया था। अब मैं 10 से 12 घंटे अपनी स्टडी को देने लगी थी। ओके अरमन, अरमन ऐसा भी सुना है कि आपका एग्जाम डे वाले दिन कैसे मूड है वो बहुत कुछ आपके एग्जाम को डिसाइड करता है कि आपका एग्जाम कैसा जाएगा। जब आप एग्जामिनेशन देने गए अपना, तो उस दिन आपने अपने माइंडसेट को किस तरीके से प्रिपेयर किया, आपने अपने आप को किस तरीके से काम रखा, इस बारे में भी हमें बताएं। सर एग्जाम से एक दिन पहले शाम तक मुझे जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया था। फिर मैंने रिलैक्स किया, अपनी फैमिली से बातें की, और मैं जल्दी सो गई थी क्योंकि मेरा अर्ली मॉर्निंग एग्जाम था। और सर मैंने 7 से 8 घंटे की अपनी नींद पूरी की। सुबह मेरी फैमिली एग्जामिनेशन सेंटर तक मेरे साथ गई थी, और रास्ते में उन्होंने मुझे हौसला दिया। सेंटर पे पहुंचकर मैंने अपना भगवान का नाम लिया और अपना एग्जाम स्टार्ट किया। ओके अरमन, अब आप हमें ये बताएं कि आपका पेपर पैटर्न सॉल्व करने का तरीका क्या था? पेपर सॉल्विंग पैटर्न क्या था? ओके अरमन, अब आप हमें ये बताएं कि आपका पेपर सॉल्विंग पैटर्न क्या था? और सर हमें ग्लोबल स्टडी पॉइंट में बताया गया था कि हमें हमारा एग्जाम 2 राउंड्स में करना है। पहले मैं इजी क्वेश्चंस करती थी, उसके बाद सेकंड राउंड में मैं पहले केमिस्ट्री करती थी, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स। आपकी शिफ्ट में अरमन पेपर का लेवल कैसे आया था? इजी था, मॉडरेट था कि डिफिकल्ट था? सर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। अंत में मैं अरमन चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वह अपनी तैयारी को किस तरीके से करें। सर मैंने मेरी प्रिपरेशन के दौरान ये चीज़ रियलाइज़ की कि मैंने अपने माइनर टेस्ट को एनालाइज करना काफ़ी देर बाद शुरू किया था, तो वो मेरी काफ़ी बड़ी मिस्टेक थी। मेरे टीचर्स ने मुझे समझाया कि इनको एनालाइज करो, फिर मेरे मार्क्स बढ़ने लगे। और मैं व्यूअर्स से भी यही कहना चाहूँगी कि वो नोट्स को अच्छे से पढ़ें और क्लास को भी अच्छे से सुने। कई बार नोट से ही क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, और वो जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस आएगा मेन एग्जाम में। थैंक यू अरमन फॉर शेयरिंग योर व्यूज विद आवर व्यूअर्स। मैं अपने दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन जिन बातों को आज अरमनप्रीत ने हमारे साथ शेयर किया है, उन बातों का आप लोग भी अपने प्रिपरेशन के टाइम पर जरूर ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि इससे आपको आपके प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। मैं आपको भी अरमन बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं ग्लोबल स्टडी पॉइंट के परिवार की तरफ से, कि आप अपने भविष्य में इससे भी बड़ी बड़ी संस्थाओं में जाओ और अपना नाम कमाओ और अपने गुरुजनों का नाम और ज्यादा रोशन करो। हमें आप पर गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद अरमन हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू ऑडियंस फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू सर।